Should we start? Okay, students, welcome to this ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज। आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए खास उसी के लिए ऐसा ये कोर्स डिज़ाइन किया गया हुआ है कि कम से कम लेक्चर्स में आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन भी हो जाए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे हम बस डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ प्लान्ड फॉर दिस ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं उस लेक्चर के साथ जो सबसे शुरू में हुआ था। ऑफ कोर्स आप लोग याद कर रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी वक्त बिताया था हम लोगों ने। लगभग 7-8 लेक्चर का सीरीज़ था। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व यहाँ पे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अलावा जो था वो डिस्कस किए थे और इट वेंट इनटू अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। आप लोग एक दो बार आए भी थे, शायद लाइव सेशन भी हुआ था जिसमें मुझसे ये बोला गया था कि वेल आप जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, यू विल सॉर्ट इट आउट। वेल इट्स डन। कि मैं अंग्रेजी ज़्यादा बोलता हूँ तो मैंने उसको डाइल्यूट भी किया था, हिंदी ज़्यादा बोलने लगा था। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग जो काम स्टार्ट करेंगे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर आणविक संरचना कैसा होता है एटम, उसकी कयास जो मॉडर्न आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बोर्स मॉडल से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स गेस्ड और प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, निम्न में से कौन सा मॉडल नाभिक की अस्तित्व की कल्पना करता है, शुद्ध हिंदी में। और नीचे ऑप्शंस दिए हो रहेंगे, डाल्टन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, बोर्स मॉडल। देन यू नो व्हाट इज ट्रू, रदरफोर्ड मॉडल। बट रदरफोर्ड मॉडल हम लोग यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के चलता हूँ कि उसमें मेन जो फाइंडिंग्स थे वो ये था कि एटम जो लार्जली एम्प्टी स्पेस होता है, उसका सारा मास जो होता है वो एक पॉइंट जगह पे केंद्रित होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे कि वो पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर रहा था इन सर्टेन वे, एंड इट हैड मास, इट वाज मूविंग द टाइनी मोटर एंड एवरीथिंग। वी हैड सीन इट इन वेरी डिटेल। तो रदरफोर्ड मॉडल अगर आएगा तो रदरफोर्ड मॉडल पे न्यूक्लियस और एम्प्टी स्पेस और पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये महत्वपूर्ण फाइंडिंग था। लेकिन हम लोग ने उसको डिस्कार्ड किया क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बात तो कर रहा था, बट देन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज समथिंग दैट वाज इन डिस्प्यूट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक मूविंग चार्ज और एक स्टैटिक चार्ज के बीच में इस तरीके का होता है कि एनर्जी लूज करता है विथ एवरी rotation, and after that what will happen, that it will lose its energy and gradually the electron should spiral into the nucleus and the very existence of the universe खतरे में पड़ सकता था। बट ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बोर्स के साथ। तो बोर्स थ्योरी जो है ना वो बेसिकली है क्या, कुछ एजम्पशंस थे। प्लानिटरी मॉडल याद रखेंगे हम लोग, बोर्स के मॉडल के साथ याद रखेंगे प्लानिटरी मॉडल। न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके चारों ओर एनर्जी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी जो है उस ऑर्बिट का बढ़ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन अलाउड होता है एक एनर्जी लेवल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए। ठीक है, लोअर से हायर में तब जंप करेगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नेसेसरली ना बेटा इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, मान के चलो इसकी एनर्जी हमने लिख लिए से आई डोंट नो, लेट्स से इट्स ई नॉट। ओके, ग्राउंड की एनर्जी जो है ना हम लोग ई नॉट बोल दिए, इसकी E1 बोल दिए, इसकी E2 बोल दिए। तो तुम्हें मालूम है कि E1 E0 से ज़्यादा होगा, E2 E1 E0 से ज़्यादा होगा। तो
अगर यहाँ से यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हो तो नेसेसरली तुम इसको एनर्जी दोगे। सिमिलरली अगर अपर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी का आदान प्रदान होगा वह विल बी अ फंक्शन ऑफ, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। डिटेल से जब हम लोग क्वांटम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब तक बोर ने क्या किया था कि इसने पैकेट्स ऑफ एनर्जी की कल्पना की। सबसे अभी तक एनर्जी को एक कंटिन्यूम समझा जा रहा था, लगातार एक स्ट्रीम है, फ्लो कर रहा है, बट देन बोर भाई साहब ने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है कि लगातार कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, रादर पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में ये होते हैं। और सबसे जो छोटा पैकेट का एनर्जी होता है वो होगा एच न्यू, ओके। और एक और चीज पोस्टुलेट किया बोर ने, बहुत ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम, ये जो है ना क्वांटिटी, ये एंगुलर मोमेंटम है। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं हो जो विदाउट एंगुलर मोमेंटम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए। वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। नेवरदीलेस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, दैट इज समथिंग दैट क्वांटम मैकेनिकली बोर पोस्टुलेटेड इन हिज मॉडल, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना आए बोर के मॉडल के बारे में तो 3-4 चीज़ें तो भैया हम गांठ बांध लो, लिख लो। पहला बात कि हिंदी में बोल रहा हूँ, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजी बोल रहे हो सर बहुत ज़्यादा। पहला बात कि प्लैनेट का मॉडल है, सोलर सिस्टम के मॉडल को हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम के मॉडल को मिमिक करता है इलेक्ट्रॉन, सोलर सिस्टम के मॉडल को मिमिक करता है। जहाँ पे सन का पोजीशन है वहाँ पे न्यूक्लियस का पोजीशन है, और जैसे प्लैनेट चारों ओर चक्कर काटते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है ऑर्बिट्स का एनर्जी बढ़ता है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी पंप करना पड़ेगा सिस्टम में, हायर से लोअर अगर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में, उसी ऑर्बिट में, उसी एनर्जी लेवल में, 3 वर्ड यूज किया, कक्षा हिंदी में पढ़ने वाला नहीं, बैठने वाला, जिसमें तुम पढ़ाई करते थे, कक्षा प्रथम, कक्षा द्वितीय, पता नहीं तुम लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो। हिंदी मीडियम में भी पढ़े हो तो ठीक से नहीं पढ़े हो, इतना बात तो श्योर है, क्योंकि शुद्ध हिंदी भी तुम लोग कैच नहीं कर पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। नेवरदीलेस इट्स माई जॉब टू स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। बाइलिंगुअल होना अच्छी बात है, आपका ब्रेन उस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाता है ताकि आप स्विच कर सकते हो 2 लिंग्विस्टिक अडेप्टेशंस के बीच में, विच वर्क्स ऑन योर न्यूरॉन्स इन सच अ वे दैट इट मेक्स यू स्मार्ट, पता भी नहीं चलता है आपको। वेल सो कक्षा में या फिर ऑर्बिट में या फिर एनर्जी लेवल में जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखो भाई, ये परीक्षा में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया हुआ है, मैंने इसको एज इट इज डाल दिया। नेक्स्ट मॉडल है फेलियर ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल क्यों किया था, कहानी है छोटा सा। अभी तक बोर तक जो भी हुआ है, हम लोगों ने, बोर ने अभी तक ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में, नहीं, उसने रेडिएशन के मतलब एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है आ रही है उसके नेचर के बारे में बात किया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक बात नहीं हुआ। अब कहानी यहां से शुरू होता है। अभी तक क्लासिकली स्पीकिंग, अभी तक यहां तक बोर के टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव समझा जाता था, ठीक। और बहुत सारे फेनोमेना जो हैं उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो अगला स्लाइड में डाला हुआ है, ये देखो, ये आता है क्वेश्चन, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, 2 बार पूछा हुआ है, इसलिए सर्टेनिटी है पूछेगा। एक्सप्लेन फेनोमेना शोन बाय लाइट विथ इट्स पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ऐसे ऑब्जर्वेशंस बताइए, फेनोमेना बताइए, उसका हिंदी पता नहीं क्या होता है। फेनोमेना का मतलब होता है ऐसी
फिजिकली ऑब्जर्वेबल घटना जो हो रहा है, जैसे क्लास में पीछे बैठ के जो तुम लोग बकर करते हो, दैट इज आल्सो अ फेनोमेना। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता होगा और पार्टिकल नेचर को। तो भैया ये क्लासिक प्रॉब्लम है, बार बार आएगा, याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो बेटा। सबसे पहला दो चीज तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना। आईने में जो तुम शक्ल देखते हो तो तुम्हारी इमेज बनती है, वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चलते बनती है, ठीक है। तो ये लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा उम्दा दो एग्जाम्पल है। पार्टिकल नेचर की जब बात आएगी तो सबसे पहले जो चीज़ों को बदला था जिस एक्सपेरिमेंट ने, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड आफ्टर दैट फॉलोड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो चीज़ याद करना, ठीक है। वेल पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव नेचर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, याद रखेंगे इसको। बार बार आता है, बार बार आएगा, हो सकता है अगली बार फिर आएगा। तो हम यहाँ थे, तो भाई क्या हुआ, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की हम लोग बात किए, कहें कि नहीं भैया ऐसा है कि लाइट जो है किसी किसी कंडीशन में वेव की तरह बिहेव करता है, किसी किसी कंडीशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो भैया ये तो द्वंद्व हो गया ना, कि एक ही चीज़ दो बिहेवियर कैसे शो करता है। तो ये तो सच्चाई है समाज की। सब लोग मुखौटा लेके घूमता है, सामने में कुछ और पीछे कुछ और होता है। सामने में भी 5-6 मुखौटा होता है, जिसको फाइंड आउट कर पाना। लाइट तो फिर भी ठीक है, कम से कम दो ही नेचर का है। और इंसान की बात करें तो पोलिनोमियल है ना। और फिर हम कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की बात आई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोए। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि भाई लाइट जो है ना, मौका परस्त है, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वो काम करता है, कभी पार्टिकल की तरह तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है। फिर डी ब्रोए ने यह भी कहा कि चूंकि लाइट बहुत ही छोटा पार्टिकल है, नेग्लिजिबल मास है, फोटोन उसको बोले हैं, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी है वही चीज कर सकता है। क्लासिकली और इंट्यूटिवली एक वर्ड आता है, बार बार यूज होता है पॉपुलर साइंस में। इंट्यूटिवली मतलब कि तुमको प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया देख के क्या लगा। कभी कभी नहीं होता है कि कुछ होने वाला है, तुमको इंट्यूशन हो जाता है कि नहीं अभी ये कुछ तो गड़बड़ है ना, ये टीचर ठोकेगा, धुनेगा, अभी शांत रहने का है ना। तो इंट्यूशन बोलते हो। चाहे दोस्त के बीच में कुछ पंगा हो रहा है तो तुमको मालूम इंट्यूशन कि कुछ होने वाला है। इंट्यूटिवली लाइट को पार्टिकल, हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझते हैं, ठीक है ना। ऑफकोर्स शो भी ऐसे करते हैं, पार्टिकल है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ठीक है। लेकिन डी ब्रोए ने हाइपोथेसाइज किया, कहा कि भैया जैसे लाइट जो है वेव होते हुए पार्टिकल नेचर शो करता था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो है पार्टिकल होते हुए वेव नेचर शो कर सकता है, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करते हुए देयर वर एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। यू वोंट बिलीव बट आई हैड शोन इन माय लेक्चर, मैंने दिखाया था कि जिस तरीके से वेव जो है, एक्सरे एक वेव है, वह एक इस तरीके का पैटर्न दिखाता है कि क्रॉस कीजिए, क्रॉस। क्या आ रहा है सब। मैंने दिखाया था कुछ इस तरीके का एक इमेज दिखाया था कि एक्सरे जो था होपलेस, इस तरीके का तुम्हें पेन पे शिफ्ट हुई ना, पेन पे। आई वोंट बिलीव इट। इस तरीके का पैटर्न शो कर रहा था एक्सरे। एक ओपनिंग से जब एक्सरे को पास किया गया था, तो मतलब अल्टरनेटिंग डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक के बाद एक,
एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, इस तरीके का एक्सरे ने शो किया था. सरप्राइजिंगली एनफ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वर गन्ड ऑन द सेम होल दे वर शोइंग सिमिलर पैटर्न. इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा डाइफ्रैक्शन, इस फेनोमेना को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं. टू बी वेरी क्लियर, पता नहीं फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, डॉक्टर विशाल तुम लोग को पढ़ा रहे हैं एंड ही इज अ वेरी जीनियस फिजिसिस्ट. डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है, डाइफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर. तो एक होल है, उस होल के अराउंड इस तरीके से बेंड करता है और इस कुछ पार्टिकुलर लंप ऑफ लाइट इस एंगल से बेंड करेगा, कुछ डिफरेंट एंगल से. पोलराइजेशन बोलते हैं इसको. लिख लो कहीं पे, रिलेटेड फेनोमेना है. कहीं भी तुम डाइफ्रैक्शन को बिना पोलराइजेशन के नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरफेरेंस को बिना डाइफ्रैक्शन के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. दे आर कपल्ड. सो ये भी एग्जांपल लिख सकते हो. पोलराइजेशन, ओसिलेशन ऑफ लाइट को पोलराइजेशन बोलते हैं. किसी कॉर्नर के अराउंड में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन किस एंगल से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन किस एंगल से हो रहा है, दैट इज पोलराइजेशन. सो नेसेसरली स्पीकिंग, if there is a pinhole on this target, light is passing through it on the opposite side of the spectrum, such pattern is shown. You say it's wave, X-ray, this is showing this pattern, and electron, a particle showing similar pattern, then you say duality तो है भैया, द्वंद्व तो है, ठीक है ना. So this was something that was explained experimentally, and this was a paper, phenomenal paper. उसका नाम था डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम. एग्जैक्टली यही नाम था. इट चेंज द फेस ऑफ साइंस. सो आई लव टू इंक्लूड दिस इमेज बेसिकली. वेल, इट्स पार्टिकल पेंगुइन एंड वेव दिस एलिफेंट, देन light is something like sort of a hybrid in between. So it was surprising for the scientists. They were thinkers, they were philosophers, और उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि how could it be, but then it was there, and then they came up with a mathematical formula to explain it, and that is how the birth of quantum mechanics, ladies and gentlemen. Brightite, this is where it starts with black body radiation. समझो इसको ऐसे, अभी गर्मी आ रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त ब्लैक टी शर्ट पहन के बाहर निकले धूप में, तो बोलोगे बेवकूफ हो क्या. तो लाइट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ब्लैक बॉडी. हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में भी ऐसे यूज करते हैं कि अ ब्लैक बॉडी इज समथिंग विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम को एब्जॉर्ब करता है. बट देन वन हु इज अ ग्रेट एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड एमिटर. बदाऊं ट्राइब अफगानिस्तान के हिली एरिया में, पहाड़ पे रहने वाले ट्राइब है जो जनरली डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, और वो जो पहाड़ी हवा होता है ना, और डेजर्ट के साथ उसको झेलते हैं, और बहुत तीखी गर्मी होती है अफगानिस्तान में. वो उनका जो कपड़ा होता है ना, वो एक ब्लैक कलर का गाउन जैसा पहनते हैं. लॉजिक क्या है कि लाइट जितना एब्जॉर्ब होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा से एमिट होता है. अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर. सो द थिंग इज दैट व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी इज समथिंग दैट इंट्रैप्स द रेडिएशन एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा हो सकता है उसको लेता है. क्लासिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक इक्वेशन यूज किया हुआ था, नहीं जाना है इसके डिटेल में, बस ये इतना जानो कि देयर वाज अ साइंटिस्ट हु केम अप विद एन एक्सप्लेनेशन, एंड दिस थिंग दिस कर्व फिटिंग किए होगे जरूर. थर्ड ईयर में आने के बाद सब चीज़ कर लेते हो. तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ डाटा है, उसको प्लॉट किए इस तरह से, एक्स वाई इस तरीके का आया. आजकल तो एक्सेल करके दे देता है. उसको बोलोगे कि भाई फाइंड मी अ फिट फॉर दिस ग्राफ, तो मोर और लेस देख के बोलेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सॉर्ट ऑफ. तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए बस इतना समझो, ये इक्वेशन लिखा गया हुआ था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था व्हेन द टेम्परेचर वाज हाई एंड द एनर्जी वाज लो. यहाँ पे आने के बाद ये शूट कर जाना था ऊपर में. ठीक है, नेसेसरली होना क्या चाहिए बेटा, इसे ऊपर जाके
क्योंकि जो ऊपर जाता है नीचे आता है, नीचे आना चाहिए था, ये नहीं आया। इस रीजन में जाने के बाद ये क्या हो रहा था इसके साथ, इस इक्वेशन के हिसाब से शूट कर जा रहा था, ऊपर भाग जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस एक फैक्टर चेंज कर देता है चीज़ों को प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे लगाने के बाद, ठीक है। तो कहे कि भैया ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, क्वांटा है, पैकेट है, छोटे छोटे पैकेट्स में ये निकल रहा है एनर्जी। और जैसे ये अजम्पशन लाते हैं और स्मॉलेस्ट पैकेट का एनर्जी एच न्यू होता है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाता है। वेल, सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। जाना ज़्यादा आज तक तो पूछा नहीं है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, बट नेवरदलेस जानने में कोई हर्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस वाज ग्राउंड ब्रेकिंग फेनोमेना। 1905 आइंस्टाइन उस समय एक स्विस पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे और उनका काम था एप्लीकेशन स्टेज में जो फाइल्स आते थे उसको गो थ्रू होना, उसके साइंटिफिक इंटीग्रिटी वैलिडेशन को गो थ्रू करना, पढ़ना। प्रूसियन एकेडमी उस समय वन ऑफ द क्रेडल ऑफ साइंसेस हुआ करता था। जर्मनी का ओल्ड नाम है प्रूसिया। प्रूसिया एम्पायर बहुत पावरफुल थे, दे वर वेरी रिच कल्चरली, और उस समय वहाँ पे सम ऑफ द बेस्ट इन देयर फील्ड वर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल मैक्स प्लैंक एज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज देयर। बोर्न हैबर, अमोनिया का सिंथेसिस हैबर प्रोसेस, वो भी वहीं पे थे। प्लैंक को मालूम था आइंस्टाइन के जीनियस के बारे में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेरी ब्यूटीफुली आइंस्टाइन ने रोएंटगन के मतलब ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ इट। एक्सपेरिमेंट्स थे ऑलरेडी, डाटा था, लेकिन कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और प्लैंक्स के क्वांटा वाला प्रिंसिपल को उठा के आइंस्टाइन ने इसमें फिट किया और द थिंग फिटेड वेरी ब्यूटीफुली, एंड देन ही वाज कॉल्ड फ्रॉम देयर। उनको बुलाने के लिए किसी को भेजा गया कि भैया आप आ जाओ यहाँ पे प्रूसियन एकेडमी में, आपको प्रोफेसरशिप दिया जा रहा है, चेयर दिया जा रहा है। और फिर वहाँ आने के बाद उन्होंने और भी बहुत सारा काम किया था। वहाँ पे सबसे अच्छा काम उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद स्टैंडर्ड मॉडल पे काम किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये समझना है फिर से एक दो सिंपल इनोक्यूअस अजम्पशन है, वही कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और जो एनर्जी होता है वो सिंपल फंक्शन ऑफ वेवलेंथ होता है। एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक दो चीजें इसमें ठीक हो, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो नंबर, अब होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक मेटल सरफेस है, उस पर लाइट इरेडिएट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अरे पूछो सर ये तो जानते हैं हम, कहाँ? सोलर रूफ टॉप। वेरी गुड, दैट इज व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। रूफ टॉप सोलर पैनल जो होते हैं, लाइट आता है उस पर एंड देन इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, जिसको ट्रैप करके हम लोग सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। जिससे स्विच लाइट को ऑन करते हो तो द होल सर्किट कंप्लीट्स एंड यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, फैन काम करने लगता है। इट ऑल स्टार्टेड विद दिस वन आइंस्टाइन ऐसे ही नहीं, उसको फिजिक्स में मतलब एक ऊंची पोजीशन पर रखा जाता है। ही वाज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी पैटर्न्स एंड डिस्कवरीज दैट वी आर सीइंग। ओके, तो एक दो ऑब्जर्वेशन थे। पहला बात कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और ऑफकोर्स तुम्हारे पास सेंसर्स है यार, यहाँ पे सेंसर्स लगा तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी डन। या फिर तुम एक वहाँ पे पर्दा लगा दो तो तुमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर टकराएगा तो एक बीप होगा, जैसे यहाँ पे बीप होगा तो पता चल जाएगा कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे थे तो ज़्यादा बीपिंग हो रहा था, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। पहला बात कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा दे रहे थे लाइट तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तीसरा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम लाइट की इंटेंसिटी को चाहे जितना बढ़ा दो
है ना। लाइट की इंटेंसिटी को चाहे जितना बढ़ा दो एमिशन नहीं हो रहा था। तो ये सारे एजम्पशंस के बाद आइंस्टीन केम अप विद दिस इक्वेशन क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, है ना, जो भी एनर्जी इस पे पड़ा एच न्यू, जो भी एनर्जी इस पे पड़ा एच न्यू, और जो इलेक्ट्रॉन निकला, लेट्स से दिस इज द बेसिक द थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज एच न्यू, जो इसको बाइंड करके रखा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वेल इट विल हैव सर्टन काइनेटिक एनर्जी ना, सर्टन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो दिस टोटल एनर्जी शुड बी ऑफ कोर्स एनर्जी कंजर्वेशन, इसी ने दिया था भाई, है ना। इसी के इक्वेशन में इसी के हाइपोथेसिस को फिर से लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भैया एक इक्वेशन लिखते हो तुम, काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस वर्क फंक्शन जो मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी, इसके बाद एक इक्वेशन आता है। आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize for this discovery. Well, now it has shifted to this side. So this is in summary. I have already told it, so I am not going to spend any more minutes on that. One of my favorite images in the science. It's beautiful. This is the diffraction pattern of X-ray. ये देखना चाहिए, है ना, और ये मतलब मोनालिसा के पेंटिंग के बगल में रखना चाहिए। दिस इज सच अ ब्यूटी। एंड दिस इज diffraction पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू एन एल्युमिनियम फॉयल। अब तुम डिफरेंट मेटल फॉयल पे डिफरेंट पैटर्न्स मिलेगा, तो तुम्हें समझ में आ रहा चीज़ें क्या हो रही हैं। ऑफ कोर्स इट इज द सिग्नेचर ऑफ द क्रिस्टल पैटर्न ऑफ एल्युमिनियम, हाउ इट packs in BCC, its atomic radii is different, internuclear distance is different, so it is factor of that. The thing is that after this we see the प्रादुर्भाव ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। आप लोग में से बहुत लोग जो शायद हो सकता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, पता नहीं तुम लोग बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग में है या नहीं, इंजीनियरिंग फिजिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, उन लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, है ना। तुम्हारे लिए नहीं ज़रूरत का ज़्यादा, बस जानो, क्योंकि ये चीज़ें इसके बाद बदली थी। तो भाई अब हम लोग आ गए इस चीज़ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन इज वेव। इस्टेब्लिश कर लिया हम लोग, तय कर लिए बैठ के, मिल बैठकर, इतने सारे प्रक्रम इसी के लिए किया गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो भैया वेव है तो एक वेव को चाहिए इक्वेशन, है ना। पार्टिकल के लिए जनरल इक्वेशन नहीं होता, लेकिन वेव पैटर्न फॉलो करता है ना। तो सबसे अच्छा वेव फंक्शन तो तुमको मालूम होगा, साइनसॉइडल वेव फंक्शन y इक्वल टू साइन xt, एवरीवन नोज दैट। और cos xt फॉर दैट मैटर, शिफ्ट कर दो थोड़ा सा इधर 90 डिग्री, है ना। तो ये मैंने डिफरेंट, बस ऐसे ही मतलब रूडिमेंट्री है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिफरेंट वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वेव फंक्शन चाहिए। सरप्राइजिंगली एनफ इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन लिखा जाता है, और जो उसको हम लोग सोल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, तो मैं बैठ कर रिगरसली इन डेरिवेशंस को किया था कि हर साइंस ग्रेजुएट को जो थ्योरी में ट्रेंड होता है और जिसे फिजिक्स पसंद है उसे निहायत ज़रूरी होता है ये करना। इससे कुछ बदल नहीं जाता है, महंगाई में कमी नहीं आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं कम हो जाता है, लेकिन इट्स योर जॉब, यू हैव टू डू इट, ओके। So this is a simple picture for wave treatment. We all know that this is called crest, जो सबसे ऊंचा पावदान होता है, and this is called trough, जो सबसे नीचा नादीर होता है। दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। और अब एक चीज़ आता है वेव नंबर, मैं उसका पिक्चर बताया था। अगर एक यूनिट एरिया लो, उसमें कितने वेव स्क्वीज्ड हैं, वो वेव नंबर को मैं यहाँ पे 3 पिक्चर बना रहा हूँ। मैं ऐसा बना सकता हूँ, एक पिक्चर बनता है, दूसरा ये पिक्चर बनता है, और तीसरा
तो नेचुरली तुमको देख के पता चल रहा है कि ऑरेंज वाले में ज़्यादा वेव नंबर है, तो नेसेसरली वेव नंबर ज़्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, वेव लेंथ कम है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी क्लास में, तुमको एक पिक्चर ड्रॉ करके इसलिए बता रहे हैं। और जितनी ज़्यादा ये होगी ना नंबर ऑफ वेव्स, उतना ज़्यादा उसका एनर्जी होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। हम लोग ऐसे रिड्यूस करते हैं डिडक्शंस को साइंसेस में। चलो अब आते हैं हम लोग वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया अब आ गए हमारे पास ये मुद्दा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव इक्वेशन चाहिए और उसको एक्सप्लेन करता हुआ एक फंक्शन चाहिए। हम लोगों ने किया और हमें पता चलता है कि वेव फंक्शन जो है साई, हम लोग उसको डिनोट करते हैं, दिस इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटम स्टेट ऑफ द आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम। और इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं बेटा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके परव्यू से बाहर की चीज़ है, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व कर दिया वो हायर ह्यूमन बीइंग है और he should be held at high regard or something. I don't say that, but the thing is that again you have chosen this profession and you have chosen it with concerns and clarity. तो करना तो पड़ेगा वो। अब श्रोडिंगर नहीं सॉल्व करो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा वो। देयर इज नो वे आउट। तो यू कैनॉट से कि मेरा पापा का आइडिया था, मेरा नहीं था। इवन पापा का आइडिया था तो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना बे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा इसको। बार बार मैं कह रहा हूँ, कभी भी लाइटली मत लो। केमिस्ट्री को जनरली लोग लेते हैं, इट्स फन, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता चल रहा होगा। तो ये जो एक बेसिक इक्वेशन है एच साई इज इक्वल टू ए साई, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स इसी ट्रीटमेंट पे है। आई होप मैथ्स में तुम लोगों ने सोल्व किया होगा। आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, रिमेंबर इट, ओके, गो थ्रू इट। सोल्व नहीं करना है, बस इतना जानना है कि इसको सोल्व करने पे 4 क्वांटम नंबर निकलते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर है? बिल्कुल सही गेस किए। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। बस इतना जानना है। ये साहब ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आने वाले समझो कि रूट्स हैं। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन एक तरीके का होता है जो उसको सोल्व करते हैं तो उसको रूट्स बोलते हैं। x माइनस वाई नॉट इज ब्रैकेट x माइनस y1 ब्रैकेट x माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तुमको मालूम है कि सेपरेटली x इज इक्वल टू y नॉट, y1, y2, तो ये डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट सॉल्यूशंस बोलोगे। एक इक्वेशन के 5 सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर वो पॉलिनोमियल है। किस डिग्री का? 5वीं डिग्री का। पता है यार तुमको, बाइनरी होता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो तुम्हें मालूम है कि कुछ तो होगा इस तरह से, x प्लस सम नंबर 2 इंटू x माइनस 3। तो तुम्हारे तो 2 सॉल्यूशन होते हैं उसके, ठीक है। तो वैसे ही ओके। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है तो ये टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉन सेल एनर्जी के बारे में बात करता है, साइज के बारे में बात करता है, साइज ऑफ द एनर्जी लेवल, ठीक है। एटम का साइज क्या होगा? सब सेल L इज इक्वल टू, L की वैल्यू n-1 से 0 तक होती है और इसकी वैल्यू बताती है सब सेल्स, ठीक है। ये बताता है कि ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का कैसा होगा, कैसे स्पेस में ये ओरिएंटेड होंगे। फर्दर उनका ओरिएंटेशन जो है उस डायमेंशन में कितना डिग्री का रोटेशन हो सकता है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, ये तुमको मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से। स्पिन ऑफ कोर्स बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नचेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वांटम नंबर्स का ट्रीटमेंट है। हम लोगों ने इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम किया था और मैं फिर से तुम्हें अर्ज करूंगा कि तुम जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इस पर 2 मिनट हम लोग समय दे सकते हैं अगर तुम चाहो तो। जैसे कि मैं कहूँ कि
अगर n जो है 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? लेट्स डू इट। बेसिकली n माइनस 1 टू 0, तो 1 माइनस 0 होगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? S, ये S है। तो तुम्हारे पास कौन सा एनर्जी ऑर्बिटल बनता है? 1s। चलो आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू हो सकता है, 1 0। 0 होगा तो S, 1 होगा तो P। 0 वैल्यू ही होगा, 0 का 0 ही होगा ट्रीटमेंट। 1 का -1 0 1, गुड। एंड दैट्स हाउ यू गेट Px Py Pz and this is still 1. So what do you get? 2p 2s. See how it is reducing into the electronic configuration, 1s 2s 2p 2p, yeah, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, राइट। यहाँ से आता है। तो तुम्हारा काम है, तुमको बेटर करना चाहिए। हाथ गंदा करोगे तो आता है ना एरियल का प्रचार, दाग अच्छे हैं। तो ऐसे ही तुम पेपर पेंसिल के साथ बैठो, हाथ गंदा करो। मैथ्स बनाने में, केमिस्ट्री फिजिक्स में शर्माना नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कंसस क्लियर चॉइस था तुम्हारा इंजीनियरिंग में आने के लिए। 70% के साथ मसला ये रहा होगा कि हम तो इनसे जो गैर मामूली समझते हैं, तो होता आइडिया पापा का है। हाँ, मिश्रा जी का बेटा भी गया है बिहार कंबाइंड क्रैक करके, तो हमारा भी जाएगा, है ना। पार्टी फंक्शन में बोलने के लिए रहता है। तो फिर भाई फिर वही बात है कि एक बार कर लिए कमिटमेंट तो फिर करो, मज़ा आएगा। फॉल इन लव विथ इट एंड डोंट थ्रो दिस बुलशिट कि आई वाज नेवर इन लव विथ इट। समटाइम्स यू फोर्स योर सेल्फ इन टू लव विथ इट, ठीक है। देयर इज नो वे आउट। मैं तो आज के सस्ते मीम्स वाले कल्चर में तो 9 to 5 का जॉब को हर इन्फ्लुएंसर गाली देता है आके, बोरिंग है, तुम लूजर्स हो। लाइफ का मतलब होता है ट्रैवल, ब्लॉगिंग, हाँ, आड़े तिरछे स्टेप्स करके उसका ब्लॉग बनाना और इंटरनेट पे डालना लाइक्स के लिए। सो द थिंग इज दैट द सीरियस जॉब रिड्यूसेस इनटू मॉकरी। अनफॉर्चुनेटली वी बिगिन टू बिलीव अब मेनी टाइम्स ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस, बार बार झूठ बोलने पे सच लगने लगता है। तो तुमको भी 9 to 5 लूजर लगने लगेगा। करो ना, उसके बाद तुम अपने पैशन को फॉलो करो, ब्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग करो, रील्स बनाओ सस्ते इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन के लिए। मेरा मानना मत करना, that is just a narcissistic vent of your own inner insecurities that you are showing through that. Well, nevertheless, I have this habit of philosophizing every now and then. Okay, so we have for 3 2 L की वैल्यू n minus 1, 3 minus 1 2 1 0 0 तक। For 2 it's D, for 1 it's P, and similarly I don't know what happened here, so I hope you help me out. Well, thank you. And for 1 it's we will for D, let's see what m values can it have. देखते हैं, -2 -1 0 1 2, that's why it's dx minus dx square minus y square dy square minus z square dz square dx y dy z dz x। 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मसला आता है भाई, ये हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चीज़ें हो गई, फिर हमारे पास मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है और इनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। और कोई भी चीज़, अच्छा कोई भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए क्या करते हो तुम? उसका फ़ोटो खींचते हो। जब फोटो खींचते हो तो लाइट उस पर, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर जाता है, ठीक। और पीछे में एक डिवाइस होता है जो उसके रिफ्लेक्शन को कलेक्ट करता है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैप्चर द इमेज, इवन यू सी इट। इसलिए अंधेरा में दिखाई नहीं देता है। मिसनोमर है, हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, बट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अंधेरा है। डोंट एवर से इट, अंधेरा दिखाई दे रहा है।
दैट्स वाई यू कांट सी इन डार्कनेस, देयर इज नो लाइट। फर्ज करो बिल्ली की आँख में ऐसा एक ये होता है, केमिकल का लेप होता है उसके आँख के ऊपर, रेटिना के ऊपर, कि वो हायर फ्रीक्वेंसी के लाइट को रेडिएट कर सकता है, जिसके चलते वो अंधेरा में देख सकता है। अमेरिकन सोल्जर्स के पास हायर विजन गोगल्स होते हैं, नाइट विजन गोगल्स होते हैं। गॉड ब्लेस अमेरिका, दे हैव डन गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड देन दे हैव किल्ड इट अगेन। then that is America, it does it. So that is it. So the basic vision to see is that some light strikes it. तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है से उसको कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से फोटोन का लाइट डाला। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी हाई एनर्जी में, ये भी हाई एनर्जी में है, दोनों आपस में टकराते हैं, पोजीशन चेंज कर जाता है, न्यू पाथ एंड वेलोसिटी इट फाइंड्स। सी थिंग्स चेंज। तुमने इसका पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए लाइट डाला, लाइट का इसके साथ कोलिजन होता है और इसके पोजीशन को भी बदल देता है, तो फिर क्या मतलब रह गया? कैसे कर सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ है नहीं है? यही होता है हाई नंबर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता क्या है कि साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ हम नहीं 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि पोजीशन ये होगा और वेलोसिटी ये होगा, ठीक है। तो दिस फैक्टर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुमसे स्टेटमेंट पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। अब पूछे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा? एच कट बाई 2 भाई याद रखना, एच कट इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई। आई एम सॉरी बट है ऐसा। हम लोग फिजिसिस्ट और केमिस्ट लोग जो होते हैं, खासकर जो थ्योरी वाले होते हैं ना, हम लोग अपने सिंबल से बहुत प्यार करते हैं। दे मीन अ वर्ल्ड फॉर मी। तो एच कट इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई और इट इज एच बाई 4 पाई। यू मस्ट हैव गॉट एच बाई 4 पाई। तो तुमको बोल देगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतना है तो वेलोसिटी में कितनी अनिश्चितता होगी, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है कि ये एक्सप्रेशन लगाना है एंड देन यू गेट द आंसर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इस पे डालना होगा तुम, ठीक है। ये इमेज के लिए बता दिया मैंने। सो दिस ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, सी द ट्रीटमेंट अगेन। n इज इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर होता है। ओके, सो इट कैन बी आस्क्ड चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देन व्हाट विल यू आंसर? यस, 4 को 16, 4 स्क्वायर इंटू 2, 32। पूरा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। L इज इक्वल टू 1, 1s, 2s, 2p। देन दिस इज अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आती है बात, तो मिनिमम n प्लस एल रूल। मिनिमम हमेशा याद रखना बेटा, ये मिनिमम n प्लस एल रूल। कहीं मतलब दिल के किसी कोने में लिख लो इसको। जिसका n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर n प्लस एल बराबर है दो एनर्जी लेवल का, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसका n छोटा होगा। n लोअर टेक्स प्रोमिनेंस या प्रायोरिटी। इस आधार पे फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नोन बाय अबव प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। एनर्जी का ऑर्डर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 4s, 5f. This way, okay? This is how the energy is increasing in order. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसको पिक्चोरियल से दिखाया था। अगर कभी कन्फ्यूजन लगे, नहीं याद है, तो इसको बना लेना। फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो 1s, 2s, 2p ऐसे ही बनाना, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p यहाँ तक में सब आ जाएगा।
ये काफ़ी एग्जॉस्टिव। ओके, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, वन एस के बाद मिला दो इसको, वन एस के बाद आया टू एस, टू एस के बाद टू पी, टू पी के बाद थ्री एस, थ्री एस के बाद क्या आया थ्री पी, थ्री पी के बाद क्या आया फोर एस। तो क्या ये ऑर्डर हमारा प्रीवियस ऑर्डर से मैच करता है, वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस। तो जवाब है हाँ, ये मैच करता है। ओके, सो आई एम अगेन नॉट एबल टू मूव द स्लाइड, वुड यू प्लीज हेल्प इट। ओके, सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज distributed, मतलब energy level is distributed and electron has to be now distributed in these energy levels. Okay, so we have to, and हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने हमको बोला था कि डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट मेटल्स का, जैसे कि जिंक का और किसी और का आप लोगों ने बोला था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स किया था, बनाया था। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर कॉन्सेप्ट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या बोलता है ये कि मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अपोजिट स्पिन्स कैन फिट एन ऑर्बिटल। अगर तुम्हारे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना बेटा, तो ये कह रहा है कि पहले, ओ बॉस, पहले सिंगली भरेगा, उसके बाद इसका पेयरिंग करेंगे, न कि तुम्हारे पास ये दिया हुआ है और तुम जोश में आ जाओ और इसको ऐसे भरने लगो, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। पहले सिंगली भरेंगे फिर उसका पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके बाद आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। वेल, सो लेट्स सी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोल रहा है कि अगेन यहाँ पर अगर इस तरीके का सिचुएशन तुम्हारे पास बन रहा है तो पेयरिंग भी तभी करोगे पहले जब सिंगली भर जाएगा तब। पहले हम उसको जितना स्पिन पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना में रहने देंगे। जैसे कि ये ओरिएंटेशन 2 सिंगली फिल्ड है और यहाँ पर उसको दोनों को तुमने ज़बरदस्ती पेयरिंग करा दिया। नहीं, पेयरिंग बाद में होगा, पहले प्रोमिनेंस, पहले डोमिनेट क्या करेगा, सिंगल, क्योंकि स्पिन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। स्पिन क्वांटम नंबर 2s+1 ज़्यादा बनेंगे नेचुरली ना। इसमें स्पिन 0 हो गया, इस वाले केस में तो 0 होगा, और इसमें हाफ है, हाफ हाफ मतलब 1 हुआ, इसका 3 बनेगा, तो कभी भी 3 विल टेक डोमिनेंस ओवर 0। सो दिस इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम से लिखते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन। ओके, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम spin multiplicity, I don't know, I am not able to write it. Well, it says that no 2 electrons in the same atom have the same values for all 4 quantum numbers. Of course, naturally, this is other way of saying it. These are questions. हम सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व नहीं करेंगे, गलत फहमी मत रहो, सब सॉल्व किया हुआ है तुम्हारे क्लास में, बस बात करते हुए चलते हैं। और मैंने जो कहा था वो अक्षर से सही होगा। इस क्लास के पढ़ाई से ही सब तुम सॉल्व कर पाओगे अगर सुने होगे ध्यान से। तो मेरी हंसी मजाक और मस्खरी के बावजूद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्रेस्ड और कॉन्डेंस्ड मैटर में क्रिस्पी वे में बताया हुआ है, दाना दाना एक समान। अब नहीं कोकोनट फ्लेवर में, वॉट एवर, यू जस्ट कम टू इट।
Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium. Calculate the ionization energy of sodium. बेटा बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल. लैम्डा इज इक्वल टू 242 नैनोमीटर. ठीक है, ओके. हमारे पास एक क्लासिकल इक्वेशन है, C इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. इसको याद रखना, V या C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दी हुई है तो न्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि V या C, मैं जनरली C लिखना प्रेफर करता हूँ. C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. C की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर. ओह गॉस, सी हियर इट इज. दिस इज नॉट 3 फैक्टर इज नॉट हियर, ओनली 10⁸. वॉट एवर द इक्वेशन आस्क्स यू डू इट. सो द C is 10⁸, and divided by lambda, which is 242 nanometer. 242 nanometer, then it can be changed into meter by multiplying with 10⁻⁹ factor. Okay, so we get a frequency term. Once we get the frequency term, we will multiply it with Planck's constant and we will get the energy. ठीक. दूसरा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4.8 पिकोमीटर. बहुत आसान है यार. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ½ mv². एंड विच इक्वेशन वी विल यूज हियर. हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. डी ब्रोइज इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. अब पूछो हमसे, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, h का वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31 kg. 9.11 into 10⁻31 kg mass of electron is given. Lambda is given, h is 6.626 into 10⁻34 joule second given. An equation is there, there are 4 variables, 3 are known. तो चौथा निकाल लोगे ना भाई, सिंपल मैथमेटिक्स 101. वेलोसिटी निकल गया तो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी. एज इट साउंड्स. हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड. बात ही करना बेकार है. इट अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. E इज इक्वल टू एच न्यू, फैक्टर n लगेगा यहाँ पे. हमने बोला कि एक फोटोन की एनर्जी है, और जब n फोटोन होंगे तो मल्टीप्लाई विद n. 4000 एंगस्ट्रॉम डालो भाई. सिंपल मैनिपुलेशन. ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन डन इन योर क्लास. बहुत ही बारीकी से और संजीदगी के साथ हम लोगों ने बनाया था. इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए थे. अब तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि परीक्षा में जो पढ़ के जाओ नहीं आए, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते हैं. इसी के लिए हम जनरली कॉन्सेप्ट फोकस्ड लेक्चर्स प्रिपेयर करने पे जोर देते हैं, ताकि सवालों में क्या रखा हुआ है, बेस बदल के भी आएंगे. अगर आप तैयार हैं तो आप उसको सोल्व कर लेंगे. एंड गिव्स यू हाई. If the electron is unexcited, hydrogen atom is excited by what will be the wavelength of radiation emitted when the atom returns the same. E is equal to delta E is equal to E1 minus E2. उसी फॉर्मूला पे बनेगा. Which quantum number specifies the shape? बताओ जी, शेप कौन बताता है? L बताता है शेप. What are the shapes of NF3 and ClF3 molecules? ये नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उसमें बात करेंगे. बॉन्डिंग, नेम इज बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की जब बात होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये. ठीक है, साथ में डाल दिया गया हुआ है क्योंकि एमो डायग्राम भी उसी साथ में रहेगा. ये दो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन Zn2+ करना भाई, करना, बैठ के करना. ये करवाया हुआ है क्लास में. हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड रिड्यूस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पोजीशन एंड वेलोसिटी. रिड्यूस करने का मतलब है तुम्हें सिर्फ लिखना है, डेरिवेशन नहीं करना है. आई हाईली डाउट कि तुम्हारी फैकल्टी भी कर पाएंगे. नेवरदलेस आई डोंट वांट टू क्वेश्चन एनीवन्स क्रेडिबिलिटी, बट देन वी आर लिविंग इन दैट टाइम. ओके, सो यू डू इट. बैठ के लिखना. इक्वेशन क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π. कट नहीं समझ में आता है तो मत लिखना, वही लिखो जो समझ में आता है. ओन व्हाट यू राइट, है ना. चैट जीपीटी का ज़माना है. चैट जीपीटी आंसर तो दे देता है और घंटा में मालूम नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है. लिख देते हो तुम, वोमिट कर देते हो, उल्टी कर देते हो, बट देन यू डोंट ओन इट. ओनिंग का मतलब होता है कि
You are the master of the words that you are writing. You are the master of the words that you are saying. That makes a perfect man. Pretension does not take you too far. इंजीनियरिंग कर लोगे बहुत से बहुत, तो बोलोगे कि बच के तो जाना नहीं है यहाँ से. बट देन देर इज ब्रायन जॉनसन, द नेक्स्ट लॉन्जेविटी एक्सपर्ट. अनेक दवाइयाँ लेने के बाद अपने आप को ताउम्र जीवित रखने की कोशिश में लगा हुआ है. हु नोज, माइट बी यू आर द वन हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम. समथिंग टू विद नैनोटेक्नोलॉजी, आई डोंट नो. देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड गिव वन एग्जांपल. किया ना, बोला था ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन है यार तुम्हारे क्वेश्चन, हम लोग किए हैं सब चीज़ को. पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बहुत आसान से कर लोगे. ओके ओके, फ्रेश क्वेश्चंस. Well, nothing else. This is repetition. This is the fault from the side of. Okay, I will not say fault. Repetition is good, but you repeat it and revise it. वही questions को repeat कर दिया गया है. That's not a problem. So the thing is that we are done with it. This was the last slide. So तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी तक कहानी, जहाँ पर भी कहाँ हम लोगों ने रुका है, अबाव प्रिंसिपल, लास्ट हुन्स रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुन्स रूल. फिर से एक बार बता दो, लास्ट में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बाद में होगा. अगर पॉसिबिलिटी है उसको सिंगली फिल रहने का तो सिंगली रहेगा. क्यों? क्योंकि 2s+1 जो स्पिन क्वांटम नंबर मल्टीप्लिसिटी जो होती है डिफाइन, वो ज़्यादा होता है. ठीक है, और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किया, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए. सो दिस वाज फॉर यू ब्रह्मास्त्र एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लेक्चर 2 व्हेनेवर इट इज़. एंड आई विल सजेस्ट कि फिर से इनको सुनो और सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इज़ द की. इट विल हेल्प यू आउट. थैंक यू वेरी मच.